बुडापेस्ट की ठंडी शाम थी। डेन्यूब नदी के किनारे हल्की धुंध छाई हुई थी। सड़क पर चलती पीली रोशनियां पुराने यूरोपीय शहर को और भी रहस्यमय बना रही थी। इसी माहौल में पुलिस को एक फ़ोन कॉल मिला। सेंट्रल ब्रिज के पास एक आदमी मरा पड़ा है। कॉल काटने से पहले फ़ोन पर बस इतना सुना गया कि किसी की सांस तेज़ी से चल रही थी। जब इंस्पेक्टर एरिक नोवाक और उनकी टीम मौके पर पहुंची तो एक काले सूट में लाश मिली। चेहरे पर खून के निशान थे और उसके बगल में टूटा हुआ एक गोल्ड वॉच पड़ा था, जिसकी सुइयां ठीक 9:47 पर रुकी हुई थी। मरने वाले की पहचान जल्द ही हो गई। विक्टर लेविन, एक जाने माने कला व्यापारी जो पिछले कुछ महीनों से एक रहस्यमय पेंटिंग द शैडो ऑफ बुडापेस्ट की नीलामी की तैयारी कर रहा था। कहा जाता था कि इस पेंटिंग में एक छिपा हुआ कोड है जो किसी गुमनाम खजाने तक पहुंचाता है। लेकिन अब पेंटिंग गायब थी और विक्टर मर चुका था। एरिक ने विक्टर के घर की तलाशी ली। वहाँ सब कुछ व्यवस्थित था, बस एक चीज़ अजीब थी। ड्राइंग रूम की दीवार पर पेंटिंग के फ्रेम का निशान, लेकिन फ्रेम खुद गायब। कमरे में शराब की गंध थी और मेज़ पर 2 ग्लास पड़े थे, यानी विक्टर के साथ कोई और भी था। एरिक ने ग्लासों पर फिंगरप्रिंट्स की जांच करवाई, एक विक्टर का, दूसरा किसी महिला का। थोड़ी ही देर में पुलिस को एक गवाह मिला, विक्टर का पड़ोसी मार्टिन। उसने बताया कि उसने उसी रात विक्टर के घर से झगड़े की आवाज़ें सुनी थीं। एक औरत चिल्ला रही थी, तुमने मुझसे झूठ बोला विक्टर। एरिक ने शक की सुई विक्टर की पूर्व प्रेमिका अन्ना पेनेके पर डाली, जो कभी उसकी बिजनेस पार्टनर भी थी। अन्ना ने दावा किया कि वो उस रात होटल में थी और सीसीटीवी फुटेज ने उसकी बात की पुष्टि भी की। जांच आगे बढ़ी तो एरिक को पता चला कि विक्टर ने हाल ही में अपनी बीमा पॉलिसी में किसी लॉरा मोलर नाम की महिला को लाभार्थी बनाया था। लॉरा एक आर्ट रेस्टोरेंट थी जो हाल ही में विक्टर के साथ काम कर रही थी। एरिक ने लॉरा से मुलाकात की। उसने कहा विक्टर परेशान था, उसे लगता था कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुझे भी चेतावनी दी थी कि उस पेंटिंग को किसी से छिपा कर रखूं। लेकिन एरिक के सवाल पर कि पेंटिंग कहाँ है, उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। विक्टर की मौत जहर से हुई थी जो उसके ग्लास में मिलाया गया था। शराब में वही तत्व मिला, यानी कातिल ने विक्टर के साथ बैठकर शराब पी थी। एरिक ने दोनों ग्लासों के डीएनए की तुलना करवाई। नतीजा चौंकाने वाला था। दूसरा डीएनए किसी महिला का नहीं बल्कि एक पुरुष का था। अब मामला उलझ गया। एरिक ने फिर से उस गोल्ड वॉच की जांच करवाई जो मौके से मिली थी। घड़ी के पीछे खुदा हुआ था 2VL फ्रॉम एम, यानी एम नाम का कोई व्यक्ति विक्टर के काफ़ी करीब था। डेटाबेस से एम नाम के लोगों की जांच हुई तो एक नाम सामने आया, मार्टिन ग्रे, वही पड़ोसी जिसने झगड़े की बात बताई थी। एरिक तुरंत मार्टिन के घर पहुंचा। दरवाज़ा खुलते ही उसने देखा कि दीवार पर वही गायब पेंटिंग लटकी हुई थी, द शैडो ऑफ बुडापेस्ट। मार्टिन के चेहरे पर ठंडा सा सुकून था। उसने धीरे से कहा, अब सब कुछ मेरे पास है। एरिक ने बंदूक तान दी। विक्टर को क्यों मारा? मार्टिन मुस्कुराया, क्योंकि वो मुझे धोखा दे रहा था। पेंटिंग का असली कोड हमने मिलकर खोजा था, लेकिन वो सब कुछ अकेले हड़पना चाहता था। एरिक ने धीरे से कहा, और ये घड़ी? मार्टिन बोला, वो उसकी मौत की निशानी बन गई। उसी वक्त एरिक ने देखा कि पेंटिंग की सतह हल्की सी गीली है, जैसे हाल ही में उस पर कोई केमिकल लगा हो। फॉरेंसिक टीम ने जांच की तो पता चला कि पेंटिंग के नीचे सोने की परतों से बना नक्शा छिपा था, जो शहर के पुराने कैथेड्रल के नीचे किसी गुप्त सुरंग की ओर इशारा करता था। मार्टिन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एरिक को अब भी कुछ खटक रहा था। अगले दिन उसे विक्टर की ईमेल रिकवरी रिपोर्ट मिली। उसमें आखिरी मेल था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो सच्चाई पेंटिंग की परछाई में है। एरिक उस वाक्य को सोचता रहा। उसने फिर से पेंटिंग देखी और उसके पीछे टॉर्च की रोशनी डाली। दीवार पर जो छाया बनी वह किसी नक्शे की नहीं बल्कि एक चेहरे की थी, एक महिला का चेहरा। डीएनए रिपोर्ट के पुराने डेटा से मिलान किया गया तो वो लॉरा मोलर का था, यानी असली खेल उसने खेला था।
उसने विक्टर और मार्टिन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया ताकि वो दोनों खत्म हों और पेंटिंग उसके हाथ लग जाए। लेकिन किस्मत ने करवट ली और राज खुल गया। एरिक ने लॉरा को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने सब कबूल कर लिया। उसने कहा, मैंने विक्टर से प्यार किया था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। वो पेंटिंग मेरी थी। मामला बंद हो गया। पर जब एरिक रात को अकेला डेन्यूब के किनारे खड़ा था, हवा में वही रहस्यमय सर्दी थी। दूर कैथेड्रल की घड़ी फिर 9:47 पर रुकी हुई दिखी। एरिक के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। कुछ परछाइयां कभी खत्म नहीं होती।